स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्काई लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये पॉलिटेक्निक क्या है और उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं महफूज सर का। इनसे हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, क्या है ये पॉलिटेक्निक, इसको एक बच्चा अगर करता है तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्या फ़ायदे होंगे, पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदे होंगे, इस कोर्स को पूरा करने के दौरान कौन कौन सा प्रोसेस होता है, एडमिशन कहाँ लेंगे, जॉब के चांसेस क्या है, इन सारी बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महफूज सर। तो आपसे मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि पॉलिटेक्निक क्या है। धन्यवाद सर। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए, या जिन्होंने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इंजीनियर बनने का बहुत ही आसान तरीका, बड़ी सस्ते में और आसान तरीके से इंजीनियर अगर बनना चाहेंगे तो मैट्रिक के बाद और आईएससी के बाद ये एक रास्ता खुल जाता है जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक कह रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक बहुत ही सिंपल और बड़ी आसानी के साथ हम लोग इस रास्ते से जाकर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे इंजीनियरिंग करने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है दर्शकों, इंजीनियरिंग करने के लिए पहले इंटर कीजिए, आईसी मैथ से कीजिए, उसके बाद आईआईटी की तैयारी करनी पड़ती है जो काफ़ी टफ भी होता है, परेशानी भी होती है बच्चों को, और अगल बगल नज़दीक में पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चे हमारे भटकते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, साथ ही साथ खर्चीला प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहें कि कम खर्च में और आसानी के साथ हम इंजीनियरिंग के तक पहुंच सकें तो ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसे हम पॉलिटेक्निक कह रहे हैं। पॉलिटेक्निक के रास्ते से बड़ी आसानी से हम लोग इंजीनियरिंग तक पहुंच सकते हैं। मतलब सर आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंजीनियर बनने का सबसे सस्ता तरीका है तो जी, वो पॉलिटेक्निक। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंजीनियर बनने के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका अगर कोई है तो वो पॉलिटेक्निक है। तो अब अगला सवाल सर ये है कि आखिर पॉलिटेक्निक के लाभ क्या हैं, पॉलिटेक्निक कोई क्यों करे। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोई भी कोर्स हम करते हैं तो उसका लाभ हमको पता होना चाहिए कि भविष्य में इसका हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर मुझे ये पता नहीं है कि हमारे कोई भी कोर्स हम कर रहे हैं उसका आगे हमको क्या भविष्य में फ़ायदा है, और अगर ये भी पता चल जाता है कि फ़ायदा अच्छा नहीं है, तो ऐसे कोर्स करने से कोई मानी मतलब नहीं है। तो रही बात पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी से जॉब में जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये सुनहरा मौका देता है। गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं जो पॉलिटेक्निक पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहली बात कीजिए कि पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई जॉब दे रहा है तो वो है रेलवे, और रेलवे में पॉलिटेक्निक का बहुत अच्छा वैकेंसी निकलता है, भारी मात्रा में होता है, जिसे जेई के नाम से जाना जाता है। पॉलिटेक्निक की जो डिग्री होता है उसे जेई कहते हैं, और जेई के पद के वैकेंसी के लिए आपको रेलवे बहुत अच्छा जॉब देने वाला प्रोवाइडर है। तो एक तो वहाँ हो गया कि आप रेलवे में जेई के पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो डीआरडीओ के माध्यम से साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। डीआरडीओ जेई का निकालता है, जेई के लिए वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप अप्लाई करके तैयारी करके जा सकते हैं। और अगर डीआरडीओ में आपका हो जाता है सिलेक्शन तो वहाँ पर आप जूनियर साइंटिस्ट के पद पर काम करेंगे, और एक लंबे समय तक काम करने के बाद एक्सपीरियंस के आधार पर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। इतने सारे इसके स्कोप हैं, यानी एक आदमी जूनियर इंजीनियर तो बन ही सकता है, साइंटिस्ट तक बन सकता है साथ पॉलिटेक्निक करके। जी। साथ ही साथ रही बात बिहार की, तो बिहार में ब्लॉक स्तर पर ओवरसियर की बहाली आती है जिसमें पॉलिटेक्निक की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक अच्छा अवसर है। वहाँ पर भी ये जूनियर इंजीनियर के पद पे ही जाते होंगे। हाँ, ओवरसियर उस पोस्ट का नाम हो गया, लेकिन जो जेई होते हैं उन्हीं के लिए वो होता है। यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद रेलवे में हो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट का पोस्ट हो, जी बिल्कुल, ओवरसियर का पोस्ट हो, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट हो, जी, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट हो, ये सारे पोस्ट पर आदमी जा सकते हैं। इन सारे पोस्ट पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो कंप्लीट किए हुए हैं उनके लिए ये पोस्ट है, और वो सब जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बहुत अच्छा लगा। और ये तो हो गई सर फायदे की बात, ये तो हो गई जॉब प्लेसमेंट की बात। अच्छा, इसमें एडमिशन कैसे लेंगे बच्चे, आखिर इसका कोई तरीका तो होगा। जी बिल्कुल। तो रही बात एडमिशन लेने की, तो एडमिशन वैसे दो तरह से इसको किया जाता है। एक तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, तो प्राइवेट में चूँकि पैसा ज़्यादा लगता है तो इसलिए इंट्रेंस उसमें नहीं भी होता है। बहुत जगह तो लेते हैं लेकिन कई जगह इंट्रेंस नहीं होता है। लेकिन सरकारी में आपको जाने के लिए वहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और ये पूरी तरह से इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड हो गया
एंट्रेंस टेस्ट दे करके ही उसमें आप क्वालिफाई करके ही एडमिशन ले सकते हैं। आप मैट्रिक लेवल से अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसका एक अलग होता है प्रोसेस, उसका एग्जामिनेशन अलग होता है। अगर इंटर आप किए हुए हैं, आईएससी किए हुए हैं मैथ से और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहेंगे पॉलिटेक्निक के माध्यम से, तो उसके लिए भी एक अलग से टेस्ट लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब जैसे आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एडमिशन इसमें डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए प्रवेश परीक्षा, जी प्रवेश परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा और क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। एक बात आपने और कहा कि 10th करने के बाद भी पॉलिटेक्निक होता है और 12 यानी इंटर करने के बाद भी पॉलिटेक्निक होता है जी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये टेस्ट होते किस तरह से हैं, फिर बात करेंगे बेहतर होने की। तो अगर मैट्रिक करके कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में बैठना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस देना चाहेंगे, तो उनका सिलेबस जो होता है वो मैट्रिक के लेवल का होता है और थोड़ा आसान भी पड़ेगा। लेकिन जो इंटर करके जो आईएससी किए हुए हैं और वो पॉलिटेक्निक में जाना चाहेंगे तो उनका थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, मैट्रिक से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी इंटर लेवल का क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंस है। अगर मैट्रिक लेवल पर किसी का एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक में तो उनका कोर्स ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर का होता है, यानी 3 साल का कहिए, 3 साल का होता है। लेकिन वही अगर इंटर करके पॉलिटेक्निक में आपका नामांकन होता है तो वो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है। तो ये हो गया दो अलग अलग, दोनों का टेस्ट अलग अलग डेट में होगा, दोनों का टेस्ट का क्राइटेरिया अलग अलग होगा और एडमिशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन कॉलेज दोनों का एक ही रहता है, एक ही जगह पढ़ते हैं। जो मैट्रिक करके जाते हैं उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 3 साल पढ़ते हैं। और जो इंटर करके जाते हैं लैटरल एंट्री के माध्यम से, उसका एग्जामिनेशन जो होता है उसको लैटरल एंट्री कहते हैं, एलई कहते हैं, उनके माध्यम से जिनका एडमिशन होता है तो वो 2 साल पढ़ते हैं, उनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। अच्छा, 1 साल मतलब उनका 1 साल बच जाता है, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि चूँकि उन्होंने 2 साल की पढ़ाई की है इंटर पढ़ने, हाँ इंटर करने के समय उन्होंने 2 साल की पढ़ाई की है, इसीलिए पॉलिटेक्निक में जब एडमिशन उनका होता है तो 1 साल उनका बच जाता है और डायरेक्ट सेकंड ईयर में चले जाते हैं। और इस तरह से उनका 2 सेमेस्टर का टाइम बच जाता है, 4 सेमेस्टर में होता है उनका कंप्लीट। अब सवाल ये उठता है सर कि ठीक है, कोई बच्चा अगर मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहे या फिर इंटर के बाद भी करना चाहे तो उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसकी तैयारी कैसे करेगा बच्चा? देखिए, सिलेबस की जानकारी सबसे पहली ज़रूरत है। आप जहाँ से जाना चाहेंगे उसके टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैट्रिक से पॉलिटेक्निक में जाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अभी ताज़ा आपने पढ़ा है, थोड़ा आसान क्वेश्चन भी रहता है, लेवल भी थोड़ा हल्का रहता है, आसान रहता है, तो मैट्रिक से जाना आसान होता है। और रही बात इसकी सिलेबस की, तो पॉलिटेक्निक जो होता है ये कई तरह के कोर्स का एक साथ एग्ज़ाम होता है। इसमें इंजीनियरिंग फील्ड के भी लोग जा सकते हैं, किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी लाइन के लिए भी होता है, एक ही साथ होता है। फॉर्म जब फिलअप कर रहे होंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय मेंशन कर देना पड़ता है कि हम किस किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ने इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और डॉक्टरी के लिए भी, मेडिकल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों एक ही साथ एक ही फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है और उसका अलग अलग एग्ज़ाम है। तो पहले हम मैट्रिक लेवल पर इंजीनियरिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके बारे में बात करें। तो मैट्रिक लेवल पर जो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे उनके लिए जो कोर्स होता है उसको पीई बोला जाता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बोला जाता है जी। रही बात उसके सिलेबस की, तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी पीई के लिए आपका सिलेबस है 90 क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होते हैं सर जी। और जब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम का आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और तीनों सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन और मैथ में 30 क्वेश्चन, इस तरह से 90 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का मार्क 5 नंबर का होता है। इस तरह से आप गुना करें तो पता चलेगा कि 450 नंबर का एग्जामिनेशन होता है पॉलिटेक्निक। 450 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर वहाँ पर है। अगर अटैम्प्ट की बात करें तो अगर आप 70 से प्लस अटैम्प्ट कर लेते हैं, सही बना लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा उसमें अटैम्प्ट करें। अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि शायद करीब से करीब हम आंसर तक पहुंच सकें।
अगर रही बात अगर सही अटैम्प्ट आपका 70 से प्लस जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं। 70 से सिर्फ प्लस हो जाता है तो क्वालिफाई होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और जब नंबर बैठाएंगे तो 70 मान लिया आया है तो 5 से उसको गुना कीजिए, 350 नंबर हुए। लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जहाँ तक है तो 70 से प्लस जाने पे मैट्रिक लेवल वाली जो बात हो रही है इंजीनियरिंग के लिए, वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद एडमिशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। अब दूसरा जो हिस्सा इसका हुआ जिसको PMD कहते हैं सर, PMD मतलब पारा मेडिकल डेंटल, वो डॉक्टरी लाइन का एक हिस्सा होता है। वो भी एग्ज़ाम इसी साथ होता है, एक ही साथ फॉर्म भरे जाते हैं। शिफ्ट वाइज अलग होता है। पहला शिफ्ट में यानी फर्स्ट सीटिंग में अगर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ है तो सेकंड सीटिंग में ऐसा हो जाता है, या फिर वो जैसा रूटीन निकलता है उसके हिसाब से एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम नेक्स्ट डे भी हो सकता है। उसका सिलेबस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। हालांकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है, लेकिन उसमें नंबर में थोड़े से चेंजिंग। वहाँ भी क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 90 ही होंगे। अच्छा। अमाउंट थोड़ा अलग अलग होगा। जैसे उसमें मैथ पूछा जाएगा 10 नंबर का, फिर उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी होती है और GK भी होता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कुछ 10 नंबर, जैसे हिंदी 10 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर का है, GK 20 नंबर का, इस तरह से उसमें होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वहाँ भी आपको 90 ही होंगे। अब मैं बता दूं आपको कि उसमें फिजिक्स होते हैं 20 नंबर के, केमिस्ट्री 20 नंबर के, मैथ 10 नंबर, बायोलॉजी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, हिंदी 10 नंबर और GK 10 नंबर। इस तरह से 90 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। और जब 90 क्वेश्चन होंगे, नंबर अगर बोलें तो 5 से गुना कीजिए, 450 नंबर का वो भी एग्ज़ाम होगा। उसमें भी क्वालिफाई करने का लगभग लिमिट यही समझिए कि 60 से 70 से ऊपर रहते हैं। 70 से ऊपर रहते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन वो पैरामेडिकल है तो मेडिकल लाइन का वो चीज़ होता है। ये मैट्रिक लेवल की बात हुई। रही बात इंटर लेवल की, तो इंटर लेवल से जो फॉर्म निकलता है उसका नाम लैटरल एंट्री है, LE है। और LE के फॉर्म भर के इंटर लेवल के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पास करने पर आपका एडमिशन वहाँ सेकंड ईयर में होता है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई बच्चा सिर्फ PM भरे, पैरामेडिकल जी, तो वो भी भर सकता है। बिल्कुल, उसके पास विकल्प है। PMD भरे, पैरामेडिकल डेंटल, तो भी उसके पास विकल्प है जी। या PE भी भर सकता है जी। जैसा कि आपने कहा कि PE अगर सिलेक्ट करता है बच्चा तो उसको 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आएंगे जी। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 90 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 90 × 5 यानी 450। और उसी तरह से अगर कोई बच्चा PMD भरता है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो रहेंगे वही 90, लेकिन सब्जेक्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, तो एक सवाल और सर कि चलिए कोई बच्चा अगर तय कर ले कि हाँ भाई हमको पॉलिटेक्निक का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है जी, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें, कब से तैयारी शुरू कर दें? जी, देखिए तैयारी अगर करना है, देखिए एक बात समझना होगा कि जो पहले चलता है वही पहले पहुंचता है। एकदम क्लियर है। अगर कोई तैयारी करता है 1 महीना, किसी ने 6 महीने तैयारी किया है तो फ़र्क तो ज़रूर आएगा। उसमें कटअप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, नंबर में फ़र्क आ जाएगा, मेरिट जब लगेगा तो जो ज़्यादा पढ़ा है उसका थोड़ा ज़्यादा नंबर आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो रही बात तैयारी करने का समय क्या है, कब से शुरू करें, तो तैयारी आज ये वीडियो देखिए आज से शुरू कर दीजिए। आप तैयारी आज से ही शुरू कीजिए, अब कल का इंतज़ार नहीं कीजिए। अगर आपको सच में पॉलिटेक्निक के थ्रू इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो आज ही सबसे अच्छा समय है, आज से शुरू कर दीजिए। रही बात कि कैसे हम लोग इसको भरें या क्या करें, तो जनरली इसका फॉर्म मार्च में आ जाता है। बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद जनरली फॉर्म निकल ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्च में आपको इसका फॉर्म आ जाएगा। पहले तो ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन भरा जाता है। आप कहीं भी साइबर कैफ़े वगैरह में जाके इसको पता कर सकते हैं। वैसे BSAB की साइट से भी आप इसको पता कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर में भी इसके नोटिफिकेशन आता है सर, पेपर में नोटिफिकेशन आता है और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम से वहाँ पर दिया रहता है, तो उसको देख लीजिए। और जब आपको लगे कि हम इस लायक हो गए हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आप मन बना चुके हैं, तो थोड़ा सा नोटिस पर ध्यान रखिए कि कब आ रहा है नोटिस फॉर्म भरने के लिए। और साथ ही साथ अब तैयारी में जुट जाइए। कहीं कन्फ्यूजन, कहीं कुछ परेशानी समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर आपको राय देंगे। जहाँ तक इसके वेबसाइट की बात है या फिर जहाँ तक इसके नोटिफिकेशन की बात है, वेबसाइट की बात है, तो मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दर्शकों के लिए
बिहार के साथ साथ जितने भी अलग अलग स्टेट हैं और किस किस स्टेट के पॉलिटेक्निक का कौन कौन सा वेबसाइट है, कौन कौन सा वेबसाइट से फॉर्म भराता है, उसका लिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक। तो एक सवाल और सर आपसे कि अगर कोई बच्चा ये फॉर्म भरता है तो अपनी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आखिर स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, बगैर स्ट्रेटजी के अगर आप कहीं चलना शुरू करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, रास्ते में कहीं फंसने का डर होता है। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि अगर किसी कंपटीशन में आप बैठना चाह रहे हैं तो आपको उस कंपटीशन के अगल बगल की जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी में होना चाहिए, आपको नॉलेज में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिटेक्निक किस तरह से सवाल पूछता है, यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले लीजिए, किसी भी बुक सेलर के पास जाकर के आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए पॉलिटेक्निक का, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। उससे आपको एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। और उसी से आप स्ट्रेटजी बनाइए कि किस चैप्टर से, किस किताब के किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन चैप्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसका कितना वेट है, और उस हिसाब से, उस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप अपने जो भी नज़दीक में, सबसे नज़दीक में टीचर हैं आपके मौजूद, नज़दीक में टीचर जो भी मौजूद हैं और जिनसे भी आपको बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगल बगल आपके नज़दीक अगर कोई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा चैनल है ही, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी आपको समय समय पर देते रहेंगे, गाइडलाइन बताते रहेंगे आपको। तो ये मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक रखिए अपने पास और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। उस क्वेश्चन से आपको बहुत अंदाज़ा मिलेगा, बहुत आइडिया मिलेगा, और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को रेडी कीजिए और थ्रू द बुक पढ़िए। सिर्फ गाइड पढ़ने से कभी एंट्रेंस आपका नहीं निकलेगा। थ्रू द बुक पढ़िए, गाइड पढ़िए या क्वेश्चन पढ़िए, तो उससे सिर्फ आप आइडिया लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को लेके आप टेक्स्ट बुक में चले जाइए और टेक्स्ट बुक में उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द अगल बगल जो चीज़ें हैं उसको आप सर्च कीजिए और उन सब के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। निश्चित तौर पर आप पॉलिटेक्निक में सफल होंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट आपका बहुत अच्छे नंबर से आप पास करेंगे और हम सब की शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट में भाग भी लें और सफल भी हों। साथ ही साथ आप एक अच्छा इंजीनियर बन के उभरें और समाज, अपने साथ साथ समाज के भी काम आएँ। तो देखा आपने, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे पॉलिटेक्निक के बारे में कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, क्यों करें, इससे फ़ायदे क्या हैं, और 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक करता है एक बच्चा तो इंजीनियर बनने के बाद उसके लिए जॉब के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ वो किस किस फील्ड में जा सकता है, लगभग सारी बातें हमने क्लियर कर दी। फिर भी अगर कोई सवाल आपके पास हो तो निसंकोच इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और समय समय पर आगे भी हम लोग इस बारे में आपको गाइड करते रहेंगे, अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए